हेलो बच्चों, तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को 30 मिनट्स के अंदर पूरा कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे स्किप ना हो। आपके लिए, आपके रिजल्ट के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन 30 मिनट्स। कई बच्चों को रहता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो बेहतर है। तो बहुत आसानी से आप क्या करें, डाउनलोड कर लें अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा। और इसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ हैं सब अनलॉक हैं। आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगे और उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। ये गाइडेंस और अपडेट्स के लिए है, जिससे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट, 100% परिणाम आपको मिल सके। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, क्लास 11 फिजिक्स के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस है। जैसे सवाल पिछले 10 सालों में आए हैं वैसे सवाल हैं, और मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा है। तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी काम के हैं। और अच्छी बात क्या है कि केवल 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं। आसानी से आप लगा सकते हैं। फुली सॉर्ट है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं। और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। और खुशखबरी या गुड न्यूज क्या है कि मैंने इस कोर्स के साथ, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, आपकी क्लास 11th की फिजिक्स की जो किताब है, पूरी किताब की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके इसके साथ दिया है कि अगर कोई बच्चा मेहनत करना चाहे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा ले, और उसके बाद अगर एनसीईआरटी भी देख लेता है तो एकदम धांसू रिजल्ट आना आपका पक्का है। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को, अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट कर दीजिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं, जिस वजह से वीडियो पढ़ाई के लिए बन रहा है। तो देखिए, परफेक्ट या आइडियल गैस जो इक्वेशन आपने देखी होगी एन मोल्स के लिए, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। एक और कांस्टेंट होता है जिसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसे गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आर अपॉन एन ए। एन ए क्या है? अवोगाद्रो नंबर। अब इसी गैस, आइडियल गैस इक्वेशन को इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में पीवी इज इक्वल टू के बी एन टी बी लिखा जाता है। यहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को na से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आता है। तो pv इज इक्वल टू के बी एन टी बी आपको मालूम होना चाहिए, बाकी ये तो पता ही है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो एसआई सिस्टम में यूनिट होती है, एसआई सिस्टम में जो वैल्यू होती है, वो 8.31 जूल मोल -1 केल्विन -1 होती है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन होती है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। दूसरा, ये ग्राफ क्या है कि बेटा अगर हम ग्राफ खींचे, देखिए ये इक्वेशन होती है ना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम पीवी अपॉन एन टी को यहां ले लें, ये देखिए इसको क्या किया, पीवी को एन टी नीचे ले लिया तो आर की वैल्यू बची। अब इसी पीवी एन टी को एक तरफ, यानी ये आर की वैल्यू 8.314 ऐसा ही सिस्टम में, और प्रेशर के बीच में हम यहां पर ग्राफ खींच रहे हैं। तो जो आइडियल गैस होती है, देखिए वो ये व्हाइट कलर की स्ट्रेट लाइन पास करती हुई जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन रियल गैस जो होती हैं वो देखिए, उनके मैंने 3 यहां पर ग्राफ बनाए हैं। जब हम रियल गैसेस का प्रेशर कम कर देते हैं, कम प्रेशर कर देते हैं और टेम्परेचर हाई कर देते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये रियल गैस वो अप्रोच करने लगती है आइडियल गैस की तरफ। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरफ तरफ कब बिहेवियर शो करेगी? वैसा जब उसका प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर हाई होगा। ये पता होना जरूरी है, आपके यहाँ पूछा जाता है। और आइडियल गैस क्या होती है? तो आइडियल गैस जो इस इक्वेशन को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस समझ में आना जरूरी है काइनेटिक केटीजी के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, इसलिए शुरू में बताना आवश्यक है। जो आइडियल गैस की इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी निकाली है, उसमें 2 मेजर एजम्पशंस लिए जाते हैं। पहला एजम्पशन होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो साइज है
वो बहुत ही ज्यादा छोटा है या नेग्लिजिबल है, जो इनके बीच का सेपरेशन होता है ना गैस मॉलिक्यूल्स के, उसकी रिस्पेक्ट में। दूसरा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन का फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है। ये आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भाई केटीजी होता क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप जानते हैं काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो किसका मूवमेंट? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से, काइनेटिज्म की वजह से, हम उनके गैस का प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या निकालते हैं। इसी थ्योरी को आप केटीजी बोलते हैं। तो यूजिंग मॉलिक्यूलर मोशन, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ गैस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी एक्सेट्रा कैन बी एक्सप्लेन्ड, एंड दिस इज नोन एज ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यही काम कांड किया जाता है। बहुत सरल है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिज्म की वजह से, मोशन की वजह से प्रेशर, टेम्परेचर और एनर्जी वगैरह को बताना। अब देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कई एजम्पशंस होते हैं। ये एजम्पशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जो 8 एजम्पशंस हैं, 7-8 एजम्पशंस, वो क्या है। पहला एजम्पशन क्या होता है कि जो गैस होती हैं सभी मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती हैं। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो रिजिड होते हैं और इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं। रिजिडिटी हाई रहती है, नहीं दबते नहीं है, और इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं। साथ में अगर एक गैस आपने लिया है तो उसके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के, मान लो गैस ए है, तो सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे, यानी एक जैसे होंगे। अगर ये मान लीजिए यहां पे 2 गैसेस ली हैं, तो ये ए के मॉलिक्यूल एक जैसे और बी के मॉलिक्यूल एक जैसे, लेकिन आपस में डिफरेंट। ये कहानी रहती है डिफरेंट गैसेस के लिए, जिससे आप समझ पाए, इसलिए फोटो बना दी है। दूसरी बात कह रहे हैं ये कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उससे बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो ये भी याद रखिए, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज relatively negligibly small with respect to the intermolecular distances between the molecules। ये भी बात समझ में आई। तीसरी बात, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा मूव कर रहे होते हैं, रुके हुए नहीं होते हैं। अगली बात, जब ये मोशन कर रहे होते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, या जिस कंटेनर में रखा है, जिस डब्बे में बंद है, उस डब्बे से वो लगातार लड़ते रहते हैं। और जब कोलिजन्स होते हैं तो वो उसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदल जाता है। ये बात हो गई चौथी नंबर। पांचवें नंबर की बात करते हैं। इनके जो कोलिजन्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स नहीं लगता। इस वजह से इनकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो प्योरली काइनेटिक होती है या प्योरली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो यहां पर जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो पूरी की पूरी काइनेटिक आएगी, क्योंकि कोई अट्रैक्शन, रिपल्शन इनके बीच में नहीं है। और आप जान ही रहे हैं कि प्योरली काइनेटिक आने का मतलब कि पूरी की पूरी टेम्परेचर पे डिपेंड करना। अच्छा जी, अब क्या होता है, बिटवीन टू कोलिजन से मॉलिक्यूल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर से पहले जो वो मोशन करता है मॉलिक्यूल, वो स्ट्रेट लाइन में करता है और यूनिफॉर्म मोशन करता है। अगली, कोलिजन्स जो होते हैं बीच में इनके, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होते हैं, खट से होते हैं। कोई टाइम नहीं लगता कोलिजन होने में। कोलिजन होने में मतलब नहीं कोलिजन हो रहे हैं तो 2 सेकंड लगे, ऐसा नहीं, खट से होके अलग हो जाएंगे। डेंसिटी थ्रू आउट द गैस इनकी यूनिफॉर्म रहती है। ये असम्पशंस है केटीजी के जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है समझ में आए होंगे। इसी केटीजी के ऊपर बेस्ड, काइनेटिक थ्योरी पर बेस्ड, प्रेशर ऑफ द गैस को आप डिफाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं या डराइव करते हैं। उसके थोड़े 2-3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। पहला फॉर्मूला है 1/3 mn वी स्क्वायर का बार। ये क्या होता है, मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड। इसकी जगह वी स्क्वायर के बार की जगह वी आरएमएस का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वैल्यू बराबर होती है। एम क्या है, एम है मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और साथ में वी आरएमएस का स्क्वायर कह सकते हैं। या 1/3 डेंसिटी ले लीजिए, डेंसिटी वी स्क्वायर का बार, यानी मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड। ये जो लिखा है मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड, इसी को स्क्वायर का मीन ये बोलते हैं, मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड। और ये रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, आरएमएस।
आरएमएस स्पीड। तो ये वी स्क्वायर का बार या वी आरएमएस का स्क्वायर एक ही होता है, तो 1/3 रो वी आरएमएस का स्क्वायर। ये होती है प्रेशर। प्रेशर निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी, यानी मॉलिक्यूलर मोशन के बेसिस पर। अच्छा, एक कदम आगे बढ़ते, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही जान है इसकी चैप्टर की, यहीं से खेल शुरू होता है। तो इसको आप पकड़ के याद करिएगा, तीनों, ये दोनों वर्जन कह लीजिए या तीनों वर्जन कह लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो पर मॉलिक्यूल होती है 3/2 केबीटी होती है। ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहां पर ये देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर को 3/2 केटी से आप रिलेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो वी आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, है ना। यानी क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, या स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि आपने मोशन को टेम्परेचर से कोरिलेट कर दिया है। यही तो हो गया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का मेजरमेंट करके आप काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। यही तो कह रहे थे, मोशन की वजह से प्रेशर टेम्परेचर, टेम्परेचर निकल आया, इसी को बोलते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, अगर हम किसी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 कर दें तो मोशन 0 हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट 0 को डिफाइन कर देते हैं कि एब्सोल्यूट 0 पर आपका वी आर एम एस 0 होगा, यानी गैस का जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का वो स्टॉप कर जाएगा, कोई भी गैस का मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होगा। इसी थ्योरी के बेसिस पे तो वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, और गैस का काइनेटिक एनर्जी 3/2 केबीटी। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, वो ध्यान रखिएगा जिससे गलती ना हो। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक, ध्यान दीजिएगा ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, उसकी वैल्यू होती है 3/2 केबीटी। बहुत अच्छा। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल गैस की कितनी होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टोटल नहीं, काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू होती है 3/2 RT। पकड़ के याद करके रखिए। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल का मतलब ही होता है हाफ, ये मॉलिक्यूलर मास है, वी आर एम एस का स्क्वायर। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए या पॉइंट्स हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है 3/2 केवीटी। तो किसी भी गैस के लिए, चाहे वो मोनोएटॉमिक गैस हो, डाइएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, उसका केवल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। ये मैंने यहां पे लिख भी दिया है, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डाइएटॉमिक हो, चाहे पहले पॉलीएटॉमिक हो, सबका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 3/2 केबीटी से ही निकलेगा, यानी ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। लेकिन जब टोटल एनर्जी की बात आती है, टोटल इंटरनल एनर्जी, ये टोटल इंटरनल एनर्जी नहीं है, ये एवरेज काइनेटिक है। टोटल इंटरनल एनर्जी इसे यू से दिखाते हो, उसकी मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए अलग अलग होती है। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे कंपटीशन तक, नीट जेई तक काम आएगा, बोर्ड में तो काम आइबे करेगा। बात समझ में आई होगी आपको, उम्मीद कर रहा हूं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 सबकी एक, लेकिन टोटल इंटरनल एनर्जी सबके लिए, मोनोटॉमिक, पॉलीटॉमिक सबके लिए अलग अलग। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है? वी आर एम एस का मतलब है अंडर रूट करके सारे मॉलिक्यूल्स का V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर करके जितने मॉलिक्यूल उससे डिवाइड कर दो। ये एक फॉर्मूला है वीआरएमएस का। अब फ्रॉम मैक्सिमल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन वीआरएमएस का क्या फॉर्मूला बन जाता है, इसको भी याद रखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं। अंडर रूट 3 केबीटी अपॉन एम, यहां पर स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। देखिए, मैंने एकदम क्लैरिटी दी है, कहीं कंफ्यूज नहीं हो सकते आप। और यहां है 3 RT अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास, वो भी मैंने मेंशन किया है। और इसको लिख सकते हो अंडर रूट 3 PV अपॉन एम, एम मॉलिक्यूलर मास है। यहां पर आप देख पाए कि वीआरएमएस अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है, दिखाई पड़ रहा है इसमें, देख लीजिए अंडर रूट टी के। तो आप समझ गए वीआरएमएस अंडर रूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, और वीआरएमएस की वैल्यू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन अंडर रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि सिस्टम की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह डिफाइन करने के काम आते हैं। दूसरा बोलते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, जिसमें एक मॉलिक्यूल्स मोशन कर सकता है या एनर्जी पोजेस कर सकता है, बात एक ही है।
दोनों चीजें एक ही हैं लेकिन दो तरह से डिफाइन होता है। कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए जो उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए, मॉलिक्यूल की पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए जरूरत पड़ेगी जिनकी, उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम। या वो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जिससे वो मोशन कर सकता है या एनर्जी पोजेस कर सकता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला जनरल आपके आ जाता है जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू होती है एफ। एफ क्या है, स्मॉल एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस के। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं कह लीजिए, और के है उनके बीच का इंडिपेंडेंट रिलेशन। जैसे यहां पर दो, अगर यहां पर मॉलिक्यूल्स या दो एटम, मॉलिक्यूल बनने में दो एटम्स आ गए जो आपस में एक डिस्टेंस पे रिलेटेड है, तो कितने पार्टिकल हैं, दो। तो एन की वैल्यू हो गई दो, यहां पर एन की वैल्यू उसके लिए क्या हो गई, दो। और कितने इंडिपेंडेंट रिलेशन है, तो एक रिलेशन इसके बीच का डिस्टेंस, तो के बराबर 1। तो यहां एन बराबर 2 पुट कर दिया, के बराबर 1 पुट कर दिया, तो 6 माइनस 1 यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 5। ऐसे निकाल सकते हो। अब जिसमें तीन है, सपोज के लिए ट्रायंगुलर शेप का है, तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने पार्टिकल है, तीन, और ये तीन रिलेशन है, तो तीन कर दिया, या के की जगह तीन। तो 3 इंटू 3 9 माइनस 3 विच इज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, के है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। अच्छा अब देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक के एग्जांपल्स क्या होते हैं बेटा नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये गैसेस हैं जो मोनो एटॉमिक है, उनमें केवल एक एटम पाया जाता है। तो जो फॉर्मूला 3n माइनस के है, भाई अकेले एटम का एक ही एटम है तो किसी से क्या रिलेशन, अकेला आदमी का तो किसी से रिलेशन ही नहीं होता। तो 3 इंटू 1, क्योंकि n की वैल्यू 1, एक पार्टिकल है और रिलेशन कोई है नहीं, तो 0। 3 इंटू 1 माइनस 0 यानी 3 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए कितनी हो गई, 3। ये जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। बढ़िया। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए। तो डायटोमिक के लिए एग्जांपल क्या है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2N2O2, ये डायटोमिक गैस है। यहाँ 3n माइनस के होता है, तो n की जगह दो इसमें एटम है, दो रख दी वैल्यू हमने। रिलेशन कितना है भाई, दो है तो एक रिलेशन है ये डायटोमिक में, ये एक रिलेशन है। तो एक 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 में से एक गया, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए निकल आई। और जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो उसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 2 रोटेशन की वजह से होती है, टोटल 5। और अगर इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 5000 केल्विन से ज्यादा होगा तो 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें जुड़ जाती है, वाइब्रेशनल मोड, तो तब हो जाएगी 7। लेकिन हाई टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5, हाई टेम्परेचर पे 7। जब भी वाइब्रेशनल मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ती हैं तो हमेशा पेयर में जुड़ती हैं, 2 4 ऐसे करके। ठीक है, समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस। ट्राई एटॉमिक इस तरह का स्ट्रक्चर, भाई 3 पार्टिकल हैं लेकिन लीनियरली इन्वॉल्व हैं, तो एन की वैल्यू यहां कितनी हो गई, 3, लेकिन के की वैल्यू 2 है क्योंकि ये 2 रिलेशन है। तो एन की जगह 3 और के की जगह 2, तो 9 में से 2 गया, 7 आ गया। ये लीनियर ट्राइटोमिक का 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हो गई ट्राइटोमिक लीनियर। अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस। ध्यान दीजिएगा, ट्राइटोमिक है नॉन लीनियर। जब नॉन लीनियर होगा एक सीधी रेखा में नहीं होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 3 रिलेशन हो जाते हैं। तो n की वैल्यू 3, क्योंकि 3 पार्टिकल हैं और रिलेशन भी कितने हो गए, इंडिपेंडेंट 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6 आ गई, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशन, मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड और जुड़ जाएगा उसमें, खैर मॉडरेट पे इतना वैल्यू मिलेगी। अब देखिए लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन एनर्जी होता है कि इक्विलिब्रियम में, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में। किसी के पास अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो जितनी एनर्जी होगी 3 इक्वल टुकड़े होके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिल जाएगा। सिंपल ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, यानी एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल कितनी होती है, हाफ केवीटी। इसको भी याद कर लीजिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एक मॉलिक्यूल को हाफ केवीटी एनर्जी वो पोजेस करेगा।
के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बात समझ में आपके आई होगी। अब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए निकालने वाले हैं। एक जनरल फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, विदाउट वाइब्रेशनल मोड फॉर्मूला है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल एफ है तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी, एफ बाई टू केबीटी होगा। और अगर पर मोल की बात कर रहे हैं, पर मॉलिक्यूल था, तो एफ बाई टू आर टी हो जाएगा। सीवी की वैल्यू होगी एफ अपॉन टू आर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, इससे एक आर ज्यादा आर ऐड कर दोगे। और गामा सीपी अपॉन सीवी जो होता है उसकी वैल्यू, ये गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी, ये वैल्यू आ जाएगी 1+2/f। ये कहानी जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आपका यहां आ गया मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने 3 निकाली थी, तो टोटल इंटरनल एनर्जी एक मोल के लिए कितनी हो गई, ये देखिए एफ बाई टू आर टी लिखा था ना, ये देखिए एफ की जगह 3/2 RT, बस खट से निकल आएगा। अब देखिए सीवी यहां लिखा था कितना, एफ बाई टू आर, तो 3/2 R, और इसमें एक आर जोड़ दोगे तो सीपी मिल जाएगा 5/2 R, बहुत आसान है, सरल। और इसको डिवाइड मार दीजिए, गामा सीपी अपॉन सीवी, स्पेसिफिक हीट रेशियो, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1.66 आ जाएगा। तो ये मोनो एटॉमिक के लिए ये इसके पैरामीटर्स हो गए। अब हम बात करते हैं डायटॉमिक के लिए। तो डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, तो एफ बाई टू आर टी हो गई टोटल इंटरनल एनर्जी एक मोल के लिए। सीवी कितनी हो गई, 5/2 R, इसी से टी हटा के लिख दिया करो, इसमें आर बढ़ा दिया तो सी पी हो गया 7/2 R, इन दोनों का रेशियो ले लिया तो 1.4 आ गया डायटॉमिक। वैसे याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है, फट फट लिख दोगे, कहां तक दिमाग लड़ाओगे, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिमाग भी लड़ने लगता है, फिर कोई कोई लोड नहीं पड़ता क्योंकि उतनी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। अच्छा, अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, उसके लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो इंटरनल एनर्जी होती है एक मोल के लिए 3 RT आ जाएगी। सीवी टी हटा के 3 R हो गया, इसमें फिर आपने जोड़ दिया सीपी माइनस, ये 5 नहीं होगा, या कुछ गलत लिख दिया मुझे लगता है, सीपी माइनस सीवी आना चाहिए आर के बराबर, तो ये 4 आएगा ये बेटा, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो केवल एक सी, ये फॉर्मूला मेयर्स रिलेशन आपको पता है ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो अगर आपका सीवी 3 R है तो ये एक आर 4 R होगा, फिर 3/4 कर दोगे तो 1.33 आ जाएगा, फर्स्ट क्लास काम बन गया। अब देखिए स्पेसिफिक हीट ट्राइटॉमिक गैस लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, एक सीधी रेखा में जो होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो 7/2 RT आ गया एक मोल की, और सीवी हो गया 7/2 R, टी गायब कर दो और एक आर और जोड़ दोगे तो 9/2 R आ गया, और इन दोनों का रेशियो ले लोगे 9/7 तो 1.28 आ गया। ये तीनों सबके लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम से अलग अलग पैरामीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने फटाफट निकाल मारी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है कि भाई मॉलिक्यूल्स लगातार आपस में टकरा रहे होते हैं, तो दो सक्सेसिव टक्करों के बीच में जितना पाथ वो ट्रेवल करता है, एवरेज पाथ, उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। फ्री क्यों, क्योंकि टक्कर नहीं हो रही है। एक टक्कर हुई यहां पर, पहली टक्कर और दूसरी टक्कर, लगातार की बात कर रहे हैं, दो लगातार टक्करों के बीच में जो पाथ वो ट्रेवल करता है, एवरेज पाथ, उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्योंकि हो सकता है कभी एक पाथ ज्यादा हो, दूसरा पाथ λ2 कम हो, तीसरा बहुत ज्यादा हो, तो सबको लेकर उसको नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दीजिए तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा। तो लेमडा बार यानी मीन फ्री पाथ यही है, क्या हो गया, सारे पाथ को जोड़ा सक्सेसिव कोलिजन के बीच में और नंबर ऑफ टोटल कोलिजन से डिवाइड कर दिया, तो ये मीन फ्री पाथ निकल आएगा। ये इसका मीनिंग है, बहुत सरल होता है। अच्छा, इसी में यहां पर इनके बीच में जो दो सक्सेसिव टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। यानी दो टक्कर, लगातार टक्करों के बीच में जो वो पार्टिकल रिलैक्स रहा, तो रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से शो करते हैं। टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को ही, यानी कि दो टक्करों, सक्सेसिव टक्करों बीच में लगने वाला समय। अब यहां पे कुछ पैरामीटर हैं, कुछ फार्मूला, एवरेज स्पीड ले रहे हैं वी बार, टाउ वही रिलैक्सेशन टाइम जो मैंने समझाया अभी, उसका 1/n वी बार इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, अगर आपको रिलैक्सेशन टाइम निकालने को बोले तो इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। और स्मॉल एन को ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ तो रिलैक्सेशन टाइम है। अब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, यही तो मीन फ्री पाथ होता है। तो ये क्या हो गया, वी बार एवरेज स्पीड इनटू टाइम,
स्पीड इसको टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को टू स्पीड इनटू टाइम, वही लिख दिया है। ये 1/n πd² आ जाता है। ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला तब हमारा निकलता है जब हम डेरिवेशन में अपने ये मान लेते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल चल रहा है जो टकराएगा, बाकी सारे मॉलिक्यूल उसके अलावा रेस्ट पर हैं। लेकिन एक्चुअली तो ऐसा होता नहीं, सारे मॉलिक्यूल मोशन करते हैं। तो उस बात को जब हम कंसीडर करते हैं तो मीन फ्री पाथ का ये मोर रियलिस्टिक फॉर्मूला आ जाता है, √2 इंट्रोड्यूस हो जाता है वहां पर। तो L इज इक्वल टू 1/√2n πd²। ये मोर वैलिड फॉर्मूला होता है, यानी सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे तो ये फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का बनेगा। तो यहां पर देखिए एक्सप्रेशन जब मीन फ्री पाथ का निकालते हैं तो दो अजम्पशंस रहते हैं। एक तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर d, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके हैं गैस के, सबका डायमीटर d है। और ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल A अंडर कंसिडरेशन आर एट रेस्ट, यानी जो ये मोशन कर रहा है केवल एक मॉलिक्यूल, बाकी सब रुके हुए हैं। ये एजम्पशन है डेरिवेशन में। फिर ये तो रियलिस्टिक फॉर्मूला है जब सारे मॉलिक्यूल मोशन कर रहे होते हैं। लेमडा बार यानी कि मीन फ्री पाथ kBt/√2πd² इंटू पीसी का इस्तेमाल आप करेंगे। अच्छा, अब मीन फ्री पाथ के कुछ वर्जन्स फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो लेमडा बार मीन फ्री पाथ है। जब आपको डायमीटर और एन पता हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, 1/√2n πd²। एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पाई पता है, डी है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। और जब एम और रो पता, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, डेंसिटी ऑफ द गैस, और डी है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास एम है। और ये टेम्परेचर के रिलेशन में लेमडा बार हो गया केबीटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायमीटर और प्रेशर। तो ये फॉर्मूला काफी जगह लगता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको पकड़ के रखिए। और लेमडा बार क्या है, मीन फ्री पाथ। अब देखिए अवोगाद्रो नंबर क्या होता है। तो अवोगाद्रो नंबर जाता है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। एक मोल में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे आप अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल ये रहता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ले लीजिए ग्राम के अंदर और अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको निकल आएगा एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम निकल आएगा। या एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल लेना तो मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिए ग्राम में और अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ये निकालेगा एक्चुअल वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंस है अवोगाद्रो नंबर की। और भी देखते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं एम मास के अंदर, कोई भी एम मास की गैस है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप उसके मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल निकल आएगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द एम मास ऑफ द गैस। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी तरह मॉलिक्यूल का ये एम ले लो मॉलिक्यूलर वेट, और यहां पर एम है एटॉमिक वेट, यहां एम है मॉलिक्यूलर वेट, जो लेना है उसी हिसाब से ले लीजिए आप। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वी लीटर से एसटीपी निकालना है, गैस ली है, उसका वॉल्यूम एसटीपी पर हमको मालूम है, हम निकालना चाहते हैं कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं, तो भाई V/22.4 कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और मोल्स को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, जो कि वो V वॉल्यूम में 22 वॉल्यूम में एसटीपी पर होल्ड कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से पूरी चीज मैंने आपकी रिवाइज करा दी है बढ़िया तरीके से। अब जाते जाते याद दिलाऊंगा, क्लास 11th की फिजिक्स से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर ये बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ है, और 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, यानी कि आसानी से इसको लगा सकते हैं आप। फुली सॉल्व है, सॉल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं, और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं, मैंने इस कोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें पूरी क्लास 11 फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी जितना भी एक्सरसाइज या एग्जांपल्स हैं सबका वीडियो सॉल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया है, जो मैं इसके साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको मेहनत करने की ठान ली है आपने, तो सबसे पहले श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, और फिर अगर आप लगा लेते हैं एनसीईआरटी को भी तो आपका धांसू रिजल्ट आना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, उनको लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट रिजल्ट में बदल दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी
को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय बेटा।